नमस्कार। आज हम कुछ हालिया ज़रूरी घटनाओं और पहलों पर बात करेंगे। कई स्रोत हैं हमारे पास। पर्यावरण संरक्षण की कुछ दिलचस्प कहानियां हैं, तकनीक में क्या नया हो रहा है और कुछ सामाजिक मुद्दे भी। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी है वो निकालें और समझें कि ये सब क्यों मायने रखता है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए वियतनाम चलते हैं। एक बड़ी अनोखी सी खोज हुई है वहाँ। करीब 30 साल बाद सिल्वर बैक्ड शेवरोटेन नाम का एक छोटा सा जानवर जो मुश्किल से दिखता है, वो फिर से देखा गया है। कमाल है ना? हाँ, ये वाकई कमाल है। इसे माउस डियर भी कहते हैं। बहुत छोटा होता है और इतने सालों बाद इसका दिखना, मतलब ये अविश्वसनीय है। और इसी तरह की एक और अच्छी खबर है संरक्षण की दुनिया से ही, गंगटोक के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। हाँ, रेड पांडा वाली खबर। जी हाँ, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद रेड पांडा के शावकों का जन्म हुआ है। ये दोनों खबरें काफी उम्मीद देती हैं। बिल्कुल, ये लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने की जो कोशिशें चल रही हैं, उनमें ये वाकई बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और वियतनाम वाली खोज ये भी दिखाती है कि जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट इलाके हैं ना, वहाँ अभी भी ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं या जिन्हें हम मान चुके थे कि वो विलुप्त हो गए। अच्छा, इसी संरक्षण की भावना को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो उड़ीसा ने भी एक पहल की है। पारंपरिक बीजों को लेकर, भूजाति कहते हैं शायद इन्हें, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया मतलब एसओपी जारी की है। ये क्या चीज है? हाँ, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक तरह से काम करने का तय तरीका या दिशा निर्देश कह सकती हैं। और ये कदम सिर्फ बीजों को बचाने के लिए नहीं है। इसका मकसद खेती की जो जैव विविधता है, जिसे एग्रो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसकी रक्षा करना भी है। और साथ ही पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके छोटे किसानों को सशक्त बनाना। तो ये स्थानीय समझ और आधुनिक संरक्षण का एक अच्छा मेल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज इतनी सकारात्मक भी नहीं होती है ना। चुनौतियां भी होती हैं। जैसे भारत में पवन ऊर्जा को लेकर क्षमता तो बहुत तेजी से बढ़ी है। 2025 की शुरुआत में ही करीब 3.5 गीगावाट बिजली जोड़ी गई है। हाँ, पिछले साल से 80% ज्यादा। ये बहुत बड़ी बढ़त है। बिल्कुल, गीगावाट मतलब बहुत बड़ी क्षमता। पर इससे वन्य जीवों पर असर की चिंताएं भी हैं, खासकर पक्षी और चमगादड़ों पर। तो ये थोड़ा तनाव पैदा करता है ना संरक्षण की सफलताओं के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है और ये उस बड़ी चुनौती को सामने लाती है कि कैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करें और पर्यावरण का संरक्षण भी करें। मतलब संतुलन कैसे बने? हमें साफ ऊर्जा तो चाहिए, पर इसकी कीमत हमारा पर्यावरण या हमारे वन्य जीव क्यों चुकाएं? इसी तरह की जटिलताएं अल्पाइन कस्तूरी मृग के संरक्षण में भी देखने को मिल रही हैं। वहां गलत पहचान एक मुद्दा बन गया है। अच्छा। हाँ, और मिथुन के मामले में भी जिसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दिलाने की मांग हो रही है। ये सब बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और शहरी स्तर पर भी कुछ हो रहा है, जैसे गुरुग्राम में मातृवन। जी, वो शहरी वन परियोजनाएं हैं। शहरों में हरियाली बढ़ाने की कोशिश है। ये भी एक जरूरी पहलू है। ठीक है, तो पर्यावरण की इन बातों से अब थोड़ा तकनीक और समाज की तरफ चलें। जरूर। हांगकांग ने स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने मतलब नियंत्रित करने के लिए कानून लागू कर दिया है। ये 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस स्टेबल कॉइन क्या बला है और इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टेबल कॉइन एक तरह की डिजिटल मुद्रा ही है, क्रिप्टो करेंसी, पर इसका मूल्य किसी स्थिर चीज से जुड़ा होता है, जैसे डॉलर या सोना। तो ये बिटकॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले कम घटती बढ़ती है, स्थिर रहती है, इसीलिए स्टेबल कॉइन। अच्छा। और हांगकांग का ये कदम ये दिखाता है कि दुनिया भर में अब क्रिप्टो बाजार को नियंत्रित करने का चलन बढ़ रहा है, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और जोखिम कम हो। समझा। और भारत में भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है लेन-देन में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी ने ग्राहकों के लिए पूरे देश में आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया है लेन-देन के लिए। हाँ, ये आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन है। इससे क्या फायदा होगा, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो यही है कि इससे डिजिटल दुनिया में ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे, मतलब डिजिटल समावेशन बढ़ेगा और लेन देन ज्यादा सुरक्षित होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास शायद फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक से काम ना करता हो या स्मार्टफोन ना हो। चेहरे से पहचान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चेहरे से पहचान की बात आती है, निजता यानी प्राइवेसी का सवाल भी उठता है। कुछ विश्लेषण ये चिंता जता रहे हैं। निजता के पहलू पर बहस होती ही है, संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल। अब एक और थोड़ी चिंता वाली बात तकनीक से जुड़ी।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने। जी, सिख गुरुद्वारों की मुख्य प्रबंधन संस्था। हाँ, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर चिंता जताई है कि AI गुरबाणी के बारे में गलत जानकारी फैला रहा है और सरकार से इस पर नीति बनाने को कहा है। ये गंभीर बात है। ये तो तकनीक के दौर की एक बिल्कुल नई चुनौती लग रही है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि डिजिटल युग में धार्मिक या जो भी संवेदनशील सामग्री है उसकी सटीकता बनाए रखना कितना जरूरी है, खासकर जब AI जैसी तकनीक गलत सूचना को बहुत तेजी से फैला सकती है। ये वाकई एक बढ़ती हुई चिंता है जिस पर ध्यान देना ही होगा। सही कहा। अच्छा, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक तरफ वैश्विक व्यापार में तनाव दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और ब्राजील की जैव ईंधन साझेदारी वो मजबूत हो रही है। हाँ, और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि पर्यावरण की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, जिन्हें हम अक्सर ग्लोबल साउथ कहते हैं। ये देश मिलकर स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं, जो अच्छी बात है। और इसी दिशा में एक और कदम है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को सतत विकास लक्ष्यों SDGs में मदद करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। ये भी महत्वपूर्ण है। SDGs मतलब 2030 तक गरीबी खत्म करना, पर्यावरण बचाना, वो सारे बड़े लक्ष्य। तो इसमें भारत की भूमिका बढ़ रही है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास में भारत की बढ़ती भूमिका और सहयोग की भावना को दिखाता है। साथ ही पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह भी हुआ है। ये सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाता है। जी। और देश के अंदर देखें तो सामाजिक मोर्चे पर तेलंगाना में ऑपरेशन मुस्कान 11 ने शोषित बच्चों को बचाने में काफी काम किया है। ये बहुत सराहनीय काम है। और ट्रक ड्राइवरों के लिए भी एक पहल है, अपना घर। हाँ, उनके लिए सुरक्षित आराम की जगह। और एक कानूनी मुद्दा भी है, आर्य समाज विवाहों की वैधता पर भी न्यायिक जांच चल रही है। हाँ, उस पर भी नजर है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि संरक्षण में जीत भी हैं, चुनौतियां भी हैं। तकनीक आगे बढ़ रही है पर नई चिंताएं भी ला रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान है। हाँ, ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो पर्यावरण हो, तकनीक हो या समाज, सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है, जैसे हमने पवन ऊर्जा और वन्यजीवों वाले मामले में देखा। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों पर हमने बात की, और इस पर गौर करने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे जैसे भारत नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर पवन ऊर्जा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वन्य जीवों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, उन्हें कम करने के लिए और क्या ठोस और क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, इस पर शायद सोचना चाहिए। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं।